हाँ जी बात सुनना बेटा, वॉइस आ रही है आपके पास? ठीक है, तो यहाँ पर सुनना बेटा, हमारे पास में हमने टॉपिक लिया है आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। बेटा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब है कि हमारे पास में अगर 2 स्फीयर हो या 3 स्फीयर हो या 4 स्फीयर हो बेटा, उन सभी का सेंटर जो है, उन सभी का सेंटर एक ही होगा। ठीक है, हम उसको बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। बेटा ये हम बोलने वाले हैं। अब यहाँ पर सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमने कितने स्फीयर लिए हैं। तो यहाँ पे 3 स्फीयर लिए हैं बेटा। जो सबसे छोटा स्फीयर बेटा, उसकी रेडियस है, फिर उससे बड़े रेडियस बी है, और उससे बड़े स्फीयर की रेडियस बेटा सी है। ठीक है, हमारे पास we have 3 sphere of radius a b and c। ठीक है, we have 3 sphere of radius a b and c। अब आपको बताना है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ उन पॉइंट को मैं कौन से कलर से लेता हूँ, मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूँ बेटा। आपको इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है बेटा। ठीक है, ध्यान देना, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर एंड दिस इज पॉइंट एस बेटा। ठीक है, आपको इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, इन सभी पॉइंट पे पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे। ठीक है, वो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सभी के लिए जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो हम आर लेंगे बेटा। इसका मतलब जब पी पे निकाल रहे होंगे तो सेंटर से पी के डिस्टेंस आर ले लीजिएगा, जब क्यू पे निकाल रहे होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्यू की आर ले लीजिएगा, जब आर पे निकाल रहे होंगे तो आर ले लीजिएगा, जब एस पे निकाल रहे होंगे तो आर ले लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि सर सभी की डिस्टेंस आर कैसे हो सकती है बेटा, क्योंकि हम सभी पॉइंट को एक बार में सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हमारे पास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ओनली पी वाला। ठीक है, और पी वाले पॉइंट की डिस्टेंस आर दे रखी है। ठीक है, एक बार में एक क्वेश्चन, फिर दूसरा अगला क्वेश्चन जिसमें क्यू पूछा है और क्यू की डिस्टेंस आर है बेटा, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको चारों पॉइंट एक साथ दिखा दिए क्योंकि मुझे डायरेक्टली कराना है आपको समझाते हुए। ठीक है, बट अगर आपको पेपर में आ रहा है तो ऐसा समझिए कि आपको एक बार में एक ही पॉइंट आ रहा है और उसकी डिस्टेंस आर दे रखी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलो अब यहाँ पर सुनिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। जेबा एक बार आप खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को और मुझे जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। आप मुझे सिर्फ क्या करो, पी का निकाल के दिखा दो बेटा। ठीक है, बाकी का मैं निकाल लूंगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। पहले आप सिर्फ एक का निकाल के दिखाओ मुझे, पी का बस। KQ1 upon A, आप बोलते जाओ। KQ2 upon B, KQ3 upon C। ओके, एक बार दोबारा रिपीट करना। KQ1 upon A, के इस पे चार्ज, एक मिनट, एक चीज और रह गई है बेटा, वो चीज भी आप लिख लीजिए। मैंने चार्ज नहीं दिया बेटा, एक मिनट, मैंने चार्ज नहीं दिया है, तो चार्ज भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जो ए वाला है उस पे चार्ज Q1 है, जो दूसरा है उस पे चार्ज Q2 है, एंड जो तीसरा है बेटा उस पे चार्ज Q3 है। ठीक है, अब आप बताइए मुझे पी के लिए। KQ1 upon A रुको मैं plus देता हूँ, एक मिनट, मैं लिखते जाता हूँ जो आप बोल रहे हो। बीपी बराबर KQ1 बाई ए। ठीक है, KQ2 upon B, KQ2 अपॉन बी। ठीक है, प्लस KQ2 upon C, Q3 बाई सी। Q3 by C। ठीक है बेटा, आपका आंसर राइट है। ठीक है, आपका आंसर राइट है बेटा। बीपी की जो वैल्यू आ रही है वो सही बताइए आपने बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर सुनना, बीपी की वैल्यू सही है, वो सही इसलिए है, सुनिए देखो, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसके अबाउट निकाल रहे थे बेटा, आप जो है Q1 के लिए निकाल रहे थे, तो Q1 के लिए आपने क्या लिखा बेटा? Q1 के लिए आपने लिखा
Q1 के लिए जो है आपने क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। Q1 के लिए आपने लिखा है बेटा के Q1 के लिए क्या लिखा आपने, के Q1 बाई ए। ठीक है, क्योंकि जो Q1 वाला स्पेयर है, जो Q1 वाला बेटा स्पेयर है, अगर हम Q1 वाले स्पेयर के लिए बात करें बेटा, तो Q1 वाले स्पेयर के लिए जब हम बात करेंगे बेटा, तो Q1 वाले के लिए जो रेडियस है वो a है, और हमें पता है कि जो स्पेयर होता है होलो स्पेयर बेटा, उस होलो स्पेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो जो Q1 की जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो होगा KQ1 बाई ए, और जो सरफेस वाला पोटेंशियल है बेटा वही अंदर जाएगा। तो यहां पर जो सरफेस पर पोटेंशियल अगर लिखूं बेटा मैं, तो सरफेस पे पोटेंशियल मुझे कितना लिखना पड़ेगा, KQ1 बाई ए, तो वही पोटेंशियल P वाले के लिए अंदर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बोला। फिर हम Q2 वाले की वैसे लिखेंगे बेटा, तो Q2 वाले के सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो KQ2 बाई बी आएगा, क्योंकि रेडियस बी है, इसलिए हमने यहाँ पर भी P पर भी अंदर कांस्टेंट होगा, तो हमने लिख दिया KQ2 बाई बी। फिर हम Q3 की अगर बात करेंगे बेटा, तो Q3 वाले के लिए रेडियस C है। ठीक है, तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा KQ3 बाई सी, इसलिए जो पॉइंट P पर भी पोटेंशियल आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा सरफेस वाला ही, तो वो हो जाएगा KQ3 बाई सी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ बेटा, कौन सा वाला, Q वाला निकाल के दिखाता हूँ बेटा। ठीक है, तो Q वाले के लिए देखिएगा 4Q, मैं Q वाला आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, Q वाला हम निकाल लेते हैं कि Q वाला क्या जाएगा बेटा। जी भाई 1 मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रहा है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं 4Q निकालना चाह रहा हूँ बेटा कि 4Q कितना आएगा पोटेंशियल। तो 4Q के लिए देखो, सबसे पहले जवाब देना मुझे, Q के लिए ये बताओ पॉइंट P जो है, ठीक है, पॉइंट Q के लिए काम कर रहे हैं। पॉइंट Q1 वाले के लिए इनसाइड है या आउटसाइड है बेटा, बोलो। इनसाइड। नहीं नहीं नहीं, दोबारा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं जिस स्पेयर पे चार्ज Q1 है, जिस स्पेयर पे चार्ज Q1 है, उस Q1 वाले के लिए पॉइंट जो Q है वो बाहर है या अंदर है बेटा, ये बताओ। आवाज नहीं है, थोड़ा जोर से बोलो। आउटसाइड सर। हाँ आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, हम बताओ। KQ1 अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r, कैपिटल R नहीं बेटा, हम सरफेस के लिए इस कैपिटल R यूज करते हैं। ठीक है, ये तो KQ1 बाई स्मॉल r लिख दिया बेटा। फिर बताओ Q2 वाले के लिए पॉइंट Q अंदर है या बाहर है? इनसाइड। इनसाइड होता है तो हम सरफेस वाला ही लिखते हैं ना बेटा। यस सर। यहाँ पे KQ2 बाई बी लिख देंगे। ठीक है, फिर Q3 वाले के लिए अगर बात करेंगे बेटा, तो Q3 वाले के लिए बताओ पॉइंट कहां पर है, Q इनसाइड। इनसाइड अगर होता है बेटा, तो इनसाइड होने पे क्या होता है, इनसाइड होने पे ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम सरफेस वाला ही पोटेंशियल लिखते हैं बेटा। इनसाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, सरफेस वाला जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए अंदर आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे KQ3 बाई सी बेटा। ठीक है, KQ3 बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हमें आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया किसका, Q वाले के लिए। क्या हम सिमिलरली बेटा R के लिए भी काम कर सकते हैं, बोलो। यस सर। ठीक है, हम अब R के लिए काम करते हैं बेटा। R के लिए अगर काम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम R के लिए काम करें बेटा, ठीक है, यहाँ 1 मिनट इसको इरेज कर लो पहले पूरा, फिर हम ब्लॉग बनाते हैं बढ़िया वाला। देखो बेटा, जे भाई यहाँ पे देखना, हम किसके लिए काम करने वाले हैं बेटा, 4R काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर R के लिए बात करेंगे बेटा, 4R पॉइंट। ठीक है, R पॉइंट के लिए आप बताओ, जल्दी से आप निकाल के मुझे रिप्लाई करो।
जल्दी से निकाल लो आर के, Yes, sir. क्या आ रहा है आर के लिए बताओ जल्दी से। बताओ आर के लिए कितना आ रहा है। Sir, R के लिए K Q1 upon R. पॉइंट के बाहर किस किस वाले चार्ज के लिए बाहर है ये। सिर्फ Q3 के लिए बाहर है सर। आर पॉइंट सर नहीं दो, आपकी वॉइस मैं ये कह रहा हूं बेटा दोबारा ध्यान दो, किस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए, सॉरी किस चार्ज के लिए, कौन से चार्ज वाले स्फीयर के लिए पॉइंट आर बाहर की साइड है। P and Q. Q1 एंड Q2 बेटा, ठीक है। अब Q1 और Q2 के लिए बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, KQ1 बाई आर, KQ2 बाई आर बेटा। और Q3 के लिए अंदर है इसलिए हम सरफेस वाला पोटेंशियल लिख देंगे बेटा, KQ3 बाई सी। Yes, sir. ठीक है, देख लो कहीं डाउट हो बता दो बेटा। ये हमारा आर वाला हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं किसके लिए बेटा, नेक्स्ट एस के लिए निकाल लेते हैं बेटा। 4S ठीक है। एस के लिए अगर काम करेंगे बेटा तो एस के लिए सुनना, एस के लिए काम कर लो, बहुत आसान है एस के लिए काम करना, ठीक है। अब ये बताओ एस वाले जो पॉइंट है वो सभी स्फीयर से बाहर है बेटा, Yes, sir. सभी स्फीयर से बाहर है तो हम क्या लिखेंगे, के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई आर प्लस के Q3 बाई आर बेटा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो हमने इसको पूरा लिख दिया बेटा, ठीक है। के Q1 बाई आर प्लस के Q2 बाई आर प्लस के Q3 बाई आर, ठीक है। तो हमारा देखो P का भी आ गया, Q का भी आ गया, R का भी आ गया और S का भी आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। चैट में कुछ मैसेज डाला है, ओके सर प्लीज 5 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन हटा रहा हूं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन हटा देते हैं। हाँ, अब हमने ये पढ़ लिया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ने वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब हम ले रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हेडिंग बना लो आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप हेडिंग बना लो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। अब ये बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हम बात करेंगे बेटा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से कुछ पता लग रहा है तुम्हें, ये बताओ। Yes, sir. क्या Potential same हाँ, surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से पता लग रहा है कि पोटेंशियल विल बी सेम बेटा, ठीक है। पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। Yes, sir. अब यहां पर सुनना बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमें पता लग गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यह पता लग गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब बेटा सरफेस एट विच ऑल पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल बेटा, हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है।
ऐसी सरफेस जिस पर क्या होगा, सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर सुनना, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन तो आपको क्लियर है जेबा? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे सुनना बेटा, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है। ठीक है, इस सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, हम वो बात कर लेते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे आपने पढ़ा था बेटा पहले तो ये बताओ, मैं आपसे पहले इसमें प्रॉपर्टी पूछ लूं कि आपको पता भी होना चाहिए कि अगर पॉइंट चार्ज हमें दे दे बेटा, ठीक है, हमें कौन सा चार्ज दे दे, पॉइंट चार्ज, मतलब हम यहाँ पे एक साइड तो लिख रहे हैं बेटा चार्ज सोर्स। ठीक है, एक साइड तो मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर चार्ज सोर्स। ठीक है, एक साइड हम रख रहे हैं बेटा चार्ज सोर्स, और एक साइड जब चार्ज सोर्स रख रहे हैं तो उस साइड में रखेंगे, दूसरी साइड में सरफेस बेटा। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे कि अगर चार्ज सोर्स बेटा पॉइंट चार्ज सोर्स हो, चार्ज सोर्स कौन सा हो, पॉइंट चार्ज हो बेटा, यहाँ सरफेस कौन सी लिखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पॉइंट चार्ज सोर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी बेटा, बोलो, शेप बताओ बेटा, शेप बतानी है पॉइंट चार्ज के लिए। मेरा क्वेश्चन ये बेटा, पॉइंट चार्ज अगर सोर्स ले लें, जेबा आपको रिप्लाई करना है, अगर पॉइंट चार्ज सोर्स होगा बेटा, तो पॉइंट चार्ज सोर्स के लिए सरफेस कौन सी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम बताओ। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल, याद रखना। ठीक है, जैसे गॉसियन सरफेस होती थी ना बेटा, पॉइंट चार्ज अगर मान लेते थे तो गॉसियन सरफेस क्या होती है बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए, तो गॉसियन सरफेस भी जो है बेटा पॉइंट चार्ज के लिए वो स्फेरिकल ही हुआ करती है। ओके सर। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कौन सी होगी, तो आंसर है पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगी। सिमिलरली पॉइंट चार्ज सोर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कौन सी होगी बेटा, स्फेरिकल होगी। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताइए, जब लाइन चार्ज लेते थे बेटा, लाइन चार्ज सोर्स, अब देखो अगर स्फेरिकल चार्ज सोर्स होता तो स्फेरिकल चार्ज सोर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्फेरिकल ही होती, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा उसको, ऑरल बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल है, स्फेरिकल चार्ज के लिए भी स्फेरिकल होती है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप मुझे बताइए लाइन चार्ज, अगर लाइन चार्ज होता है बेटा, तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कौन सी बताई थी, बताओ, बोलो। अगर एक लाइन चार्ज हो बेटा, तो लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा दोनों सेम रहेगी। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन चार्ज बना दिया बेटा, अब इस लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और गॉसियन सरफेस दोनों सेम रहेगी बेटा। तो बताओ, अगर गॉसियन सरफेस माननी हो यहाँ पर या इक्विपोटेंशियल सरफेस लेनी हो, तो कौन सी लेंगे बेटा लाइन चार्ज के लिए? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो सरफेस आएगी बेटा, वो सरफेस कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, सिलेंड्रिकल। तो ध्यान रखना इसके लिए कि यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है बेटा, वो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कौन सी होती है या इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है बेटा, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलेंड्रिकल। याद रखना ये चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद में ये बताओ, तीसरा पॉइंट, अगर हम एक शीट ले लेते बेटा, ठीक है, तीसरा ले रहा हूं मैं, एक शीट, जल्दी बताओ, कोई भी एक शीट ले ले बेटा, तो शीट के लिए कौन सी सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस? शीट के लिए, शीट के लिए बताओ, अगर 400 शीट है बेटा, बोलो, नहीं याद आ रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, शीट के लिए एक शीट ही रहेगी। ठीक है, बस पैरेलल रहेगी बेटा उसके। यस सर। जैसे मान लीजिए, देखो मैं आपको समझाते हुए बनाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर एक शीट है बेटा, ठीक है, और इस शीट के पास हमारे पास चार्ज है। ठीक है, इस शीट के पास हमारे पास चार्ज है, तो अब इस चार्ज वाली शीट के लिए क्या होगा बेटा,
तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस तो सिलेंड्रिकल बनती थी, लेकिन यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस इस बार अलग होगी बेटा। इस बार जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो भी क्या होगी बेटा, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, इसके पैरेलल जो है, इसके पैरेलल आप क्या बनाइए, एक सरफेस बनाइए बेटा। इसके पैरेलल जब एक सरफेस बनाएंगे तो ये सरफेस जो है बेटा, ये वाली सरफेस, ये सरफेस ही क्या बन जाएगी बेटा, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। उसके बाद में ये शीट के लिए हो गया, फिर हमसे पूछेगा डाइपोल के लिए बेटा, डाइपोल, तो डाइपोल के लिए बताओ क्या होगा। जल्दी सोचो, डाइपोल अभी नहीं पढ़ाया वैसे मैंने आपको, है ना। डाइपोल के बाद तो ना बेटा, रिपीटर में हो तो आपको पता होगा ये चीज कि माइनस क्यू प्लस क्यू, इन दोनों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइपोल बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो बताओ अब इसके लिए सुनना बेटा, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों को मिलाने के बाद इसके जो परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा बेटा, इनके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, इनके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा बेटा, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, यानी क्या बोलोगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू, प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल। ठीक है बेटा, जो डाइपोल आपके पास है, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर जो प्लेन मिलेगा बेटा, वही क्या बन जाएगा हमारे लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में, पहली प्रॉपर्टीज में या बिना प्रॉपर्टीज भी इसको बोल सकते हैं, कुछ सरफेसेस बताया जो पेपर में आ सकती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ठीक है, डन हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट डन। तो अब मैं जो यहाँ पे, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ बेटा, इसको हटा के। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या बनेगी बेटा। ठीक है, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा। ये बता सकते हो मुझे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा जाए अगर एक चार्ज को मूव कराया जाएगा बेटा, तो बताओ जल्दी से। प्रॉपर्टी बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, V into Q। V into Q, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझना, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि अगर मान लीजिए जैसे आपके पास में एक स्फीयर है बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक स्फीयर है। अब स्फीयर के क्या होगा, हर पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल सेम होगा, बोलो बोलो, है या नहीं है। यस सर। अब इस चार्ज को क्या करो बेटा, आप किसी भी पॉइंट पर ले जाओ जहां आपकी मर्जी पड़े। ठीक है, आप इसको बेटा, आप इसको जहां आपकी मर्जी पड़े वहां पर ले जाइए। जैसे मान लीजिए आप इस चार्ज को यहां से उठा के ए पॉइंट पे ले गए, आप यहां से उठा के बेटा इसको बी पॉइंट पे ले गए, आप यहां से उठा के बेटा इसको सी पॉइंट पे ले गए। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर लेकर जाइए बेटा, अगर किसी भी पॉइंट पर आप लेकर जाओगे तो मुझे बताइए यहाँ पर जो वर्क डन आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा वर्क डन, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज बेटा, वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, work done to shift a charge on equipotential surface is 0 बेटा। क्लियर, क्योंकि W होगा बेटा, देखो Q इंटू क्या लिखोगे आप, VQ, अपन लिखते हैं ना VB माइनस V है बेटा, डिफरेंस। ठीक है, बोलो यही करते हैं बेटा। यहाँ पे जो दोनों है वो दोनों सेम आएगा बेटा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
बोलो कर सकते हो ना बेटा, यहाँ पे पी पॉइंट लिख लो आप, क्योंकि मैंने पी पॉइंट पे चार्ज रखा है। तो वीबी माइनस पी कर लो, या वीए माइनस पी कर लो बेटा, या वीसी माइनस पी कर लो। तो वी माइनस वी कितना दे देगा बेटा? 0 दे देगा। यस सर। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो याद रखना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन टू शिफ्ट अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 बेटा। ठीक है। यस। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बेटा, प्रॉपर्टी नंबर अगर थर्ड की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सुनना बेटा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये बताओ, आपको पता होगी शायद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में क्या बोल सकते हो आप? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से निकलती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो जोर से बोलो, वॉइस नहीं आई। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और यहाँ पर एक और चीज बोल सकते हो, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। ओके सर। ठीक है। एंड बताओ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर से हायर की ओर बेटा? लोअर टू हायर। ठीक है, लोअर टू हायर नहीं, गलत है, हायर टू लोअर होगा बेटा। प्लस से माइनस जाता ना, क्या बेटा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में होता है बेटा, यहाँ पे सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बेटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बेटा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर बेटा? यस सर। तो ये प्लस टू माइनस नहीं जाता? नहीं बेटा, ये इसमें प्लस माइनस का रोल नहीं आएगा। आपको मैंने कहा था ना, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा। यस सर। उसका रोल नहीं जाएगा यहाँ पे, समझ लो, याद रख लो, इसमें न्यूमेरिकल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट वाली पे तो आता ही है, फर्स्ट वाली का डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता है। सेकंड वाली के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, सेकंड वाली प्रॉपर्टी के। क्या थर्ड वाली प्रॉपर्टी के क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बेटा। ठीक है। यस सर। जैसे मान लो बेटा, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, मैं 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं बेटा। अब देखो, मैं यहाँ पे 3 लाइन से दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है बेटा। ठीक है, क्लियर? यस सर। यहाँ पर देखो, हम अपनी मर्जी से बेटा पोटेंशियल मान लेते हैं, है ना। इस वाली का पोटेंशियल लिख देते हैं बेटा 30 वोल्ट, इस वाली का लिख देते हैं बेटा 20 वोल्ट, और इस वाली का लिख देते हैं बेटा 10 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी? तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी बेटा? हायर से लोअर की ओर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये किसकी लाइन को शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा, क्योंकि देखो हायर से लोअर बनाया है और परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है बेटा। यस। ठीक है बेटा? यस सर। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी मर्जी से मैं इस बार लिख देता हूँ बेटा 300 वोल्ट, इधर लिख देता हूँ 200 वोल्ट, और इधर की साइड लिख देता हूँ बेटा 100 वोल्ट। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है हमें तो। ठीक है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर बनेगी? हायर से लोअर। यस सर। हायर से अगर लोअर बनेगी बेटा, ठीक है, तो देखो हायर से लोअर की साइड ले लिया, बोलो बना सकते हैं बेटा हायर से लोअर? यस सर। ठीक है, तो ये हायर से लोअर जो है बेटा, किसको बता रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है बेटा। ठीक है बेटा, हायर से लोअर एंड परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर दिखाया है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, यस सर। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बेटा? फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए अंदर सुनना, ये बताओ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती थी क्या बेटा एक दूसरे को?
सर बोलो दोबारा मेरा क्वेश्चन सुनो। मैं पूछ रहा हूँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती थी क्या बेटा? नो सर। सिमिलरली टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बेटा। ठीक है, यहां पर भी क्या है, सेम रीजन आप बोल सकते हो बोलना चाहो तो। ठीक है, तो ध्यान रखना दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती बेटा। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ओके सर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं इसलिए इस पे। डन सर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? यस। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको, तो पहले मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलो ध्यान देना जेबा, मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर V वर्सेस, ठीक है, ग्राफ देखिए किस किस के वर्सेस का दिया है बेटा, V वर्सेस X का ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, जो V है बेटा वो वोल्ट में रहेगा, X जो है बेटा वो सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर आपको कुछ सरफेसेस जो दे रखी है बेटा, ये सारी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। ठीक है, ये सारी सरफेसेस कौन सी बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। अब आपको क्या निकालना है, और ये 10, 20, 30 ऊपर वाले वोल्ट में है और नीचे वाले बेटा सेंटीमीटर में है। अब आपसे पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। आपको ये निकाल के बताना है यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर सुनना, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मेरी स्टेप सुने ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है बेटा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए बेटा, हमें बोलो, रिप्लाई करो, हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए बेटा? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है, हायर से लोअर या लोअर से हायर बेटा? हायर टू लोअर। हायर से लोअर, और परपेंडिकुलर जाती है बेटा। यस सर। तो अगर हम 10 वोल्ट वाली, अगर हम 10 वोल्ट वाली पे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, तो क्या वो लाइन इस तरह की जाएगी बताओ? यस सर। देखो इसका एरो इधर से इधर बनाना पड़ेगा बेटा, मुझे ध्यान रखना, क्योंकि देखो हायर 60 है और लोअर 10 है, तो 60 से 10 की तरफ लेकर जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, यस सर। दूसरी अगर लाइन बनाऊंगा बेटा, एक और मैं बना लेता हूं यहाँ पर, तो ध्यान देना, दूसरी जो है मुझे इधर से लेकर जानी पड़ेगी बेटा। देखो यहाँ पे ऐसे, बोलो यस सर। क्या हायर से लोअर है बेटा? यस सर। क्या मैं चाहूं तो तीसरी भी बना सकता हूं बेटा? ऐसे आप देखो, जो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है बेटा, हर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आप बना सकते हो इस तरह की लाइन। ठीक है, जो हायर से लोअर जाएगी बेटा, हर के लिए आप बना लीजिए। देखो आप समझते जाइए, कहीं पे भी डाउट है बता दीजिएगा। देखो मैं हर के लिए बनाते जा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, देखो हर के लिए मैंने बना दिए यहाँ पर, ताकि आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। डिफरेंट डिफरेंट कलर लेकर बनाया है ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। अब बताओ, क्या ये सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है बेटा? यस सर। और किधर से किधर जा रही है, हायर से लोअर? यस सर। यहाँ पर देखिए हायर से लोअर जा रही है, तो आप कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को लेते हुए काम करना है आपको। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन ले लो और कोई भी एक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लो बेटा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, यहाँ पर मैं हाईलाइट आपको ट्राइंगल करता हूं कि मैं उस ट्राइंगल पे काम करने वाला हूं बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, मैं इस वाले को ले लेता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो जो बैंगनी कलर से वॉयलेट कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है बेटा, देखो आपको एक ट्राइंगल दिखाया है यहाँ पे वॉयलेट कलर से। यस सर। यहाँ पर काम करते हैं, तो ये देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा। आपको क्या निकाल के बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कोई पोटेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। यस सर। तो यहाँ पर देखो हम कौन सा रिलेशन लेंगे बेटा, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि E इज इक्वल टू होता है हमारे पास में माइनस dV बाई डी आर बेटा। E इज इक्वल टू क्या याद रखना है आपको, माइनस dV बाई डी आर। बोलो क्लियर। यस सर। E इज इक्वल टू क्या हो यस सर। जाएगा, माइनस dV बाई डी आर। अब E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर है बेटा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो हम करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले जो R लेना होता है, इसमें R सुनना, R ऑलवेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। R ऑलवेज हमेशा किधर की साइड लेना होता है बेटा, E वेक्टर के अलोंग लेना होता है। जो डिस्टेंस dr रहेगी बेटा वो किधर की साइड में रहेगी, तो आंसर है आपका अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बेटा। यस सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान लगाइएगा बेटा, E हमें तो E लिखना है तो हम E को लिख लेते हैं, माइनस को माइनस लगा लेते हैं बेटा dV। देखो dV का मतलब यहाँ पर समझना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लेनी है बेटा। तो क्या हमने जो ट्राइंगल बनाया है उस ट्राइंगल में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बेटा ये वाली आ रही है, ठीक है, ये वाली जो वॉइडेड पर है, और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा ये वाली आ रही है। बोलो यस सर। ठीक है। कोई भी एक यस ट्राइंगल सर। है ना, कोई भी एक ट्राइंगल, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से किधर जा रही है बेटा, तो देखो इन 1 और 2 पे अगर जब हम काम करेंगे तो 30 और 40 है बेटा ये। यस सर। तो क्या मुझे यहाँ 30 माइनस 40 लिख देना चाहिए बेटा, यस सर। 1 माइनस 2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना बेटा, तो 1 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। अब नीचे लिखना है बेटा dr, नीचे क्या लिखना है मेरे को, dr लिखना है बेटा। जब नीचे dr लिखना है तो dr पे ध्यान देना, जब मुझे नीचे dr लिखना है, dr किसके अलोंग होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए बेटा मुझे, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है बेटा, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये तो 10 सेंटीमीटर थी बेटा। यस सर। सेम का अगर कंपोनेंट लेंगे बेटा, मैं आपको ट्राइंगल यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, एक ट्राइंगल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी बेटा ये वाली चीज। देखो समझना, ये वाली डिस्टेंस बेटा आपको कितनी दे रखी थी, 10 दे रखी थी। यस सर। और आपको तो x चाहिए ना बेटा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो x वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x कैसे निकालें बेटा, तो एंगल की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, एंगल की बात आती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने नहीं दिखाया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री था बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है एंगल, एंगल मेरे पास गायब है, लेकिन मुझे एंगल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 30 ले लीजिए, अभी इस एंगल को कितना ले लीजिए बेटा, 30 ले लीजिए, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री ले लीजिए बेटा। अगर ये 30 लोगे तो दिमाग लगाना बेटा, इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ करी है बेटा, ठीक है। तो ये 30 तो ये 60 है ना। एक मिनट, एंगल हमें नहीं दे रखा है इसमें, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे ये एंगल जो हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा है बेटा, तो ये वाला जो एंगल है देखो 30, तो ये भी 30 वाला एंगल हो जाएगा बेटा, ये भी 30 डिग्री। तो ये जो टोटल एंगल 90 डिग्री है बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया बेटा। तो क्या x निकालने के लिए बेटा हम x को, जो dr है हमारे पास में, dr मतलब x, क्या x को हम 10 cos 60 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, बोलो। यस सर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 10 cos 60 डिग्री, ठीक है। यस सर। अब E बराबर क्या हो जाएगा, तो देखना यहाँ पर -30 माइनस 40 बेटा, वो कितना देगा, 10 सेंटीमीटर देगा बेटा, -10 सेंटीमीटर। यस सर। नीचे वाला कितना देगा, 10, सॉरी ऊपर वोल्ट रहेगा बेटा, वोल्ट माइनस किया है ना, सेंटीमीटर नहीं है, ऊपर वोल्ट है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो, 1/2, ठीक है। तो E बराबर अगर आप देखें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा,
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर गया, ठीक है, तो 2, अब इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो बेटा, तो 100 से डिवाइड कर दोगे, बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बोलो, ये प्रॉब्लम? नो सर। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर गया, तो E बराबर कितना आ गया? 200, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 200 वोल्ट पर मीटर आ रहा है। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बेटा आपको पता लग गया है 200 वोल्ट पर मीटर। उसने यही पूछा था हमसे, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन आपको पता लग ही रही है बेटा, 60 डिग्री एंगल पर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में। यस सर। दोबारा सुनो, एक बार दोबारा रिवीजन करें, कहीं कोई डाउट हो सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, पूछ लेना बेटा। हमें क्या है, ग्राफ दिया गया है, किस किस के वर्सेस बेटा, बी और एक्स के वर्सेस, और हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी है, ठीक है। स्टेप सुनना, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, किसके बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद एरो का ध्यान रखेंगे कि एरो किधर से किधर जाएगा बेटा, तो हायर से लोअर जाएगा। दिस इज स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल बेटा। देन हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे बेटा, वो ट्राइंगल दो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बन रहा होगा और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बन रहा होगा बेटा, ठीक है। हमने काम कर लिया, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है, हम ई का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dr हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर हम बी देखेंगे, तो बी जो है हम जिधर एरो है उधर से देखेंगे बेटा, मतलब लोअर माइनस हायर होगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 30 माइनस 40 कर दिया, तो ये -10 बचेगा बेटा। फिर हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस हमेशा किधर आनी चाहिए बेटा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ये मैंने आपको बोला है। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्टेंस निकाली बेटा, एक ट्राइंगल बना के, ठीक है, एंगल वेंगल देख के हमने डिस्टेंस निकाली, वो कितनी आई, 10 cos 60 डिग्री आ गई बेटा। 10 को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया, तो हमें आंसर मिल गया बेटा, E बराबर 200 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? कोई डाउट है पूछ सकते हैं बेटा। हाँ जेबा सुनना बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पढ़ लिया बेटा आज की क्लास में। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं तो वो समझिएगा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो समझना। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इजी टॉपिक है, टफ नहीं है, इसमें टाइम नहीं जाएगा। वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था वो टाइम थोड़ा सा ले जाता है समझाने में, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बना लिया बेटा हेडिंग। इसकी डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे, क्या डेफिनेशन बनने वाली है, बोलो इसकी। जल्दी बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा इसकी। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन बताई थी बेटा उसी से बनेगी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा उस डेफिनेशन को लेते हुए। डेफिनेशन देखो बेटा, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, वर्क डन टू ब्रिंग अ
क्या डेफिनेशन लिखी बेटा? वर्क डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। देखो दोबारा समझना, मैं डेफिनेशन भी समझाता हूँ बेटा। पहले तो मैं आपको दोनों में क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर डिफरेंस क्या है बेटा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हुआ था, हम एक चार्ज को लेकर आए थे बेटा। कहां से लेकर आए थे? इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक चार्ज था, मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक चार्ज है बेटा, ठीक है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है बेटा। इस कैपिटल क्यू चार्ज ने क्या कर रखा था? अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ था। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है बेटा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कर क्या रहे थे बेटा? इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेकर आए थे, ठीक है। इस चार्ज को लाने में हमें कुछ काम करना पड़ा था बेटा, कुछ वर्क डन करना पड़ा था, बोलो। यस सर। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर क्या था बेटा, कल जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, तो जो डिफाइन करते हैं बेटा पोटेंशियल में, सुनना यहाँ पे कि V बराबर आपने क्या पढ़ा था बेटा? W/Q पढ़ा था बेटा। यस सर। यहां पर देखो, अगर Q की वैल्यू बेटा 1 कूलाम कर देते थे, इफ वैल्यू ऑफ Q इज 1 कूलाम देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर Q की वैल्यू बेटा 1 कूलाम होती है, Q की वैल्यू अगर 1 कूलाम होती है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं बेटा, वर्क डन को, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, मूव अ यूनिट चार्ज, अगर यूनिट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे बेटा। और अगर यूनिट चार्ज नहीं हो, आप यूनिट चार्ज से कुछ ज्यादा ले लो बेटा वैल्यू, तो ये जो वर्क डन बनेगा, देखो अगर Q की वैल्यू 1 होती बेटा, Q की वैल्यू 1 होती तो V बराबर W हो जाता, W बराबर V हो जाता। इसका मतलब यूनिट कूलाम अगर चार्ज होता है तो जो वर्क डन होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर यूनिट कूलाम चार्ज नहीं हो तो कुछ और चार्ज हो बेटा, तो जो वर्क डन आता है वो W बराबर QV आता है बेटा, ठीक है। W बराबर क्या आता है बेटा? QV। तो जो वर्क डन करते हैं बेटा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जब चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम नहीं होती बेटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं U का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है बेटा? Q इंटू V। यस सर। Q into V। इसका मतलब क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने के लिए डिफाइन होता है बेटा? क्या बोले सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है चार्ज की? नमाज पढ़ने गए, कुछ काम से बस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है? क्योंकि कितनी वैल्यू ने बेटा जिसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाएगा? समझ में नहीं आया सर आपको। मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि किस वैल्यू के लिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई है बेटा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम कितने चार्ज को मूव कराते हैं बेटा? 1 कूलाम को। यस तो सर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 1 कूलाम के लिए डिफाइन होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी बेटा वो 1 कूलाम से ज्यादा के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं। आप ऐसा बोलिए कि U बराबर Q इंटू V, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर एक नोट की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं नोट सुनना। ये बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। फिर से रिपीट करिए सर। क्या वॉइस नहीं पहुंच रही? क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही बेटा? मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या वॉइस होती है? नहीं आ रही सर आपकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है बेटा? ये बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, किसकी यूनिट होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्लाई करो जी भाई, इतना टाइम नहीं। सर 1 वोल्ट के लिए कुछ तो रहता। नहीं, देखो सुनना, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा। याद रखना, इसमें वोल्ट आ रहा है लेकिन फिर भी किसकी यूनिट होती है बेटा? एनर्जी की यूनिट होती है।
क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं U का, अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं बेटा तो EV बोल सकता हूं ना। यस सर। U के फॉर्मूले को देखो, QV था, मैं Q की जगह इलेक्ट्रॉन ले लूं बेटा तो U बराबर EV हो जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा, ना कि चार्ज की, सॉरी पोटेंशियल की। पोटेंशियल की यूनिट नहीं है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं सर वोल्ट दिया हुआ है। बच्चे क्या देखते हैं बेटा, वोल्ट देखते हैं। वोल्ट देखने की वजह से बच्चे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पोटेंशियल की यूनिट है, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी की यूनिट होती है। यस ठीक है, सर। क्लियर? चलो बेटा, आपके पास से आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही। हाँ सराउंडिंग से ज्यादा आ रही सर। हाँ, सराउंडिंग से बेटा। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो हमें किसकी रिक्वायरमेंट आने वाली बेटा, पोटेंशियल की। जब भी हमें निकालना होगा तो U बराबर, अगर मैं ऊपर वाले के लिए काम करूं बेटा U, तो क्यों V को क्या लिख सकते हैं बताओ, KQ/R लिख सकते हैं बेटा। यस सर। U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ इंटू Q बाई स्मॉल r। यस सर। ठीक है, तो U का फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा, KQ इंटू Q बाई स्मॉल r। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ केस पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, कुछ केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं बेटा 2.4 सिस्टम के लिए। एनर्जी फॉर 2.4 सिस्टम, एनर्जी फॉर 2.4 सिस्टम। कौन सा कलर लें? ठीक है, सुनना बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी फॉर 2.4 सिस्टम के लिए बेटा, कि अगर 2-4 सिस्टम होंगे तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी बेटा। ठीक है, तुम दूध पी। ये बात दूध पीना नहीं, मैं पी। जेबा यस सर। माइक ऑफिस, हाँ हो गया ऑन। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी फॉर द 2.4 सिस्टम बेटा। ठीक है, 2.4 है हमारे पास में, एक Q1 और एक Q2, और R डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इनके लिए एनर्जी बतानी है बेटा। ठीक है, तो इनके लिए देखो एनर्जी कैसे लिखेंगे। 2 चार्ज के लिए क्या एनर्जी आई थी, U बराबर QV आई थी बेटा। यस सर। तो क्या हमने यहाँ पे फॉर्मूला जब डिराइव किया तो KQ इंटू Q बाई स्मॉल r बना। यस सर। तो हम यहाँ पर बेटा 2 चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी लिख सकते हैं KQ1 इंटू Q2 बाई R। ठीक है, याद रखिएगा U बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, KQ1 इंटू Q2 बाई R। यस। ठीक है, अगर 2 चार्ज की बात की जाए बेटा तो 2 चार्ज के लिए जो एनर्जी आएगी वो आएगी KQ1 इंटू Q2 बाई R। ठीक है बेटा, यस। अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम बेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पे। एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम, एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम बेटा। जब 3 चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी की बात करेंगे बेटा हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। हम क्या करते हैं बेटा, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये सबसे आसान रहेगा यहाँ पे समझना। ठीक है, इस इक्विलैटरल ट्राइंगल पे क्या हुआ बेटा, हमने 3 चार्ज प्लेस्ड कर दिए यहाँ पर। यहाँ पर बेटा रखा Q1, यहाँ पर रखा बेटा Q2, और यहाँ पर रखा बेटा Q3। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली बेटा R12, इसके बीच की ले ली बेटा R23, और इसके बीच की ले ली बेटा R13। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, इसकी एनर्जी लिखकर बताइए बेटा मुझे। ठीक है, इसकी एनर्जी लिखकर बताइए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीन पर ही लिखिए जल्दी फास्ट। ओके।
सुनना बेटा, इसकी एनर्जी जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा इसकी एनर्जी, ठीक है। इसकी एनर्जी में सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना। और एक और चीज बताओ मुझे, टर्म्स कैसे कितनी आएगी इसके अंदर? 3 टर्म्स आएंगी बेटा। तो u बराबर हम लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 बेटा, ठीक है। हमने u इज इक्वल टू क्या लिख दिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 लिख दिया बेटा। अब u इज इक्वल टू जब हमने u1 प्लस u2 प्लस u3 लिख दिया बेटा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब पहला चार्ज है बेटा, पहले चार्ज को हम कहां से लेकर आएंगे, इनफाइनाइट से, ऐसा समझिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखा सकता हूं, लेकिन समझते हुए लिखिए बेटा ताकि दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो यहां पर ऐसा समझिए, कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, तीनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। हम सबसे पहले किसको लेकर आ रहे हैं बेटा, हम सबसे पहले Q1 को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम Q1 को लेकर आएंगे बेटा, सबसे पहले जब हम Q1 को लेकर आएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम किसको लेकर आने वाले हैं बेटा, Q1 को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। जब हम सबसे पहले Q1 को लेकर आएंगे बेटा, तो ये Q2 और Q3 तो प्रेजेंट है नहीं, तो मतलब यहां पर ओनली Q1 ही आएगा। तो उसको पहले से बुलाने वाला कोई नहीं है बेटा अपनी तरफ, उसको दूर भगाने वाला कोई नहीं है। जब ना कोई बुलाने वाला है ना कोई भगाने वाला है, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, शुरू में बोलो 0 आएगा। यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे Q1 आ चुका है, ठीक है। अब Q2 को लेकर आते हैं बेटा इनफाइनाइट से, ठीक है। Q3 को नहीं लाया, अभी Q3 नहीं है यहाँ पे, ऐसा समझिए। जब Q2 को लेकर आएंगे, ऐसा समझिए कि पहले सिर्फ Q1 को लेकर आए थे, तो इसको ना तो किसी ने भगाया ना किसी ने बुलाया, इसलिए वर्क डन 0 आया बेटा। अब हम किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। अब Q2 को लेकर आएंगे तो इसको भगाने वाला या बुलाने वाला कौन है बेटा, Q1 है। इसका मतलब Q1 काम करेगा बेटा इस पे। तो U2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, K Q1 Q2 बाई R12 बेटा, बोलो बोल सकते हैं। यस सर। अब क्या होगा बेटा, अब U3 लिखना है मेरे को। जब U3 लिखेंगे बेटा, तो U3 में सुनना, जब हम Q3 को लेकर आएंगे बेटा, तो Q3 को बुलाने और भगाने वाले बेटा 2 चार्ज है हमारे पास में, ठीक है। एक Q1 है और एक Q2 है बेटा, तो दोनों मिलके काम करेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, जब Q2 के लिए लिखोगे तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 लिखोगे बेटा, प्लस K Q1 Q3 बाई R13 लिखोगे बेटा, बोलो क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा, और हमारे टोटल आंसर में 3 टर्म्स आई है बेटा। तो U बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R12, K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 इंटू Q3 बाई R13, ठीक है बेटा। यस सर। बताओ अगर यहाँ पर 4 चार्ज होते बेटा, ठीक है, तो कितनी टर्म्स आती, बोलो। 4 के लिए 4 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी आती बेटा, 4। ध्यान से सोचो एक बार। कितनी बेटा, 5। नहीं, अगर आप ऐसे निकालोगे तो परेशान हो जाओगे बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 आएंगी बेटा, ठीक है। कितनी टर्म्स आएंगी इसके अंदर, 6 आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 चार सिस्टम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आने वाली है बेटा, 6 आने वाली है। तो यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बेटा मैं एक फॉर्मूला आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। सुनना, ये आपको हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, फॉर्मूला है n इंटू n-1 बाई 2 बेटा, ठीक है। ये इससे नंबर ऑफ टर्म्स पता लग जाया करेंगी आपको जब भी कोई कंफ्यूजन होगा बेटा। देखो n की वैल्यू 2 डालो बेटा इसमें, तो कितना आएगा बोलो, 1। क्या हमारा राइट है, हमारे एक ही टर्म आ रही थी बेटा। यस सर। n की वैल्यू 3 डालो 3 चार्ज के लिए, 3। तो क्या 3 राइट है बोलो। यस सर। n की वैल्यू 4 डालो बेटा, 6। तो क्या राइट है हमारा। यानी कि आप क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे बेटा, तो आप एप्लीकेबल करेंगे n इंटू n-1 बाई 2,
यस सर। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके सर, डन। ठीक है, यस सर। ओके, एंड कर दूं फिर मीटिंग का? यस सर। ओके बेटा, ठीक है।